सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। किसके ऊपर? अफस्पा के ऊपर, यानी सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे काफी पढ़ा है, लेकिन आज उसको हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें? नैतिकता की दृष्टि से, यानी इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड के पेपर GS 4 में। रिपीलिंग अफस्पा विल नॉट बीकन ओनली स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एडिटोरियल राइटर ने लिखा है कि अगर हम अफस्पा को खत्म करते हैं तो यह संविधान को कमजोर नहीं अपितु उसे मजबूत करेगा। यानी इनका मत है कि अफस्पा को खत्म कर देना चाहिए, यह संवैधानिक आदर्शों के अनुकूल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया? संवैधानिक आदर्शों के अनुकूल नहीं है, संविधान के विवेक पर यह सही नहीं ठहरता, इसको समाप्त कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? बहुत से लॉजिक आगे दिए गए जिसको हम पढ़ेंगे। तो जब ये टॉपिक हमने देखा, इसको पढ़ा, इसमें बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक विवेक शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में यह एथिक्स के साथ सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है। तो हमने बना लिया क्यों पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, GS पेपर 4 इथिक, यूनिट 1 नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, अफस्पा और नैतिकता। ध्यान रखिएगा, अफस्पा क्या है? एक कानून है, एक ठीक है। तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम इस टॉपिक को, क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो मैंने बनाया GS 4 इथिक्स में अफस्पा और नैतिकता। तो अफस्पा क्या है? एक विशेष कानून है, और नैतिकता आपको पता है क्या है? नैतिक मूल्य, यानी देश काल परिस्थिति में वही करना चाहिए जो सर्वोत्तम हो, जिससे मानव का कल्याण हो। तो विशेष कानून मैंने यहां क्यों लगाया इसको? तो आपको पता है यूनिट 6 आपका जो सिलेबस का पार्ट है लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, तो लोक प्रशासन में नीति शास्त्र की एक यूनिट है, उस यूनिट का नाम है विधि यानी लॉ, नियम यानी रूल्स, एंड विनियम यानी रेगुलेशंस। तो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो याद देखिए लॉ यानी लोक प्रशासन में नीति शास्त्र की दृष्टि से लॉ की क्या भूमिका है, यह आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। इसीलिए मैंने लॉ यानी अफस्पा और नैतिकता दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, क्योंकि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। अब एक प्रश्न 2016 या इथिक्स में पूछा गया, शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हैं? ध्यान रखिएगा, शासन, सुशासन और नैतिक शासन। तो जब हम नैतिक शासन लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं इसको, ठीक है, जब हम नैतिक शासन लिखेंगे यानी एथिकल गवर्नेंस, तो एथिकल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? यानी हम गवर्नेंस में क्या क्या होता है, गवर्नेंस में यानी शासन में क्या होता है, जरा याद रखिएगा, गवर्नेंस में क्या होता है? विधि का शासन। क्या होता है? लॉ, रूल ऑफ द लॉ, विधि का शासन और कानून बाधित व्यवहार, यानी कानून के हिसाब से किया जाने वाला सभी का काम। तो विधि का शासन और कानून बाधित व्यवहार, ये क्या है? ये गवर्नेंस है, गवर्नेंस के सिद्धांत है। और भी बहुत से हैं, अभी उसका काम है नहीं, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूं, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, दक्षता, मितव्ययिता, समावेशन, सिविल सोसाइटी एवं सरकार के बीच सहयोग, ये सब शासन के एलिमेंट्स हैं। ये शासन के एलिमेंट्स जब ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, लोक सेवकों के द्वारा जनता के साथ जुड़ने लगते हैं, व्यवस्था के साथ जुड़ने लगते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? सुशासन। यानी जो मैंने पॉइंट बताया शासन है, जब यही जुड़ जाए तो सुशासन। और नैतिक शासन का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा,
कि देश काल और परिस्थिति में कानूनों का इस्तेमाल, विधि का इस्तेमाल इस प्रकार से होना चाहिए कि उससे मानवता का कल्याण हो, ना कि मानवता को नुकसान हो। जरा फिर से समझिएगा, नैतिक शासन का मतलब लॉ का इस्तेमाल इस प्रकार करना चाहिए। ऑट टू, लॉ का इस्तेमाल इस प्रकार करना चाहिए जिससे मानवता का कल्याण हो। लॉ क्या होता है, जरा ध्यान रखिएगा। लॉ क्या होता है, यानी आपके सिलेबस में विधि क्या होता है, विधि क्या है, ध्यान रखिएगा। विधि साधन है, विधि क्या है, मीन्स है। क्या है, मीन्स है। विधि क्या है, मीन्स है। और विधि यानी लॉ मीन्स है किस चीज का, कि विधि का शासन स्थापित हो, यानी कानून का शासन स्थापित हो। और साध्य क्या है, यानी हमारा साध्य क्या है, हम क्यों लेके आते हैं विधि, एंड्स यानी हम लाते हैं किसके लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। साध्य क्या है, गुड गवर्नेंस। क्या है, गुड गवर्नेंस हमारा एंड से साध्य है, साधन है कानून। और अंतिम एंड्स क्या है इस गुड गवर्नेंस के माध्यम से, मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर। यही तो है ना गुड गवर्नेंस, क्यों, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण। तो ऐसे में आप देखिए क्या अफस्पा यानी लॉ हो गया अफस्पा, ठीक है, ये साधन हो गया और हमारा साध्य हो गया गुड गवर्नेंस, मानव कल्याण। अब बताइए, जिस प्रकार से इस लॉ के द्वारा नागालैंड में, ध्यान रखिएगा, निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई, क्या हम मानव कल्याण कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है अफस्पा एक कानून है, एक विधि है, और नैतिकता की दृष्टि से इस पर प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा, यूपीएससी का सिलेबस, यूनिट का नाम लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, और अब हम उसी का प्रैक्टिकल पार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप समझ गए हैं इस मुद्दे को। तो नैतिक शासन मैंने आपको समझा दिया, और अफस्पा कहीं से भी नैतिक शासन की दृष्टि से उचित नहीं है, नैतिक शासन की दृष्टि से उचित नहीं है। यह यहां पर प्रूफ भी किया जा रहा है, और भी वर्तमान में हम और भी विकल्प ला सकते हैं। समझिएगा क्यों उचित नहीं है। तो एक पक्ष ठीक है कि वो अशांत क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, वहां पर इंसर्जेंसी है, पृथकतावाद है, अलगाववाद है, विदेशी जो हमारी दुश्मन शक्तियां हैं, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या खड़ी करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मादक द्रव्यों की तस्करी है, हथियारों की तस्करी है, एवरीथिंग है। आतंकवाद के लिए वहां पर एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है। लेकिन क्या इन समस्त चिंताओं का समाधान केवल एक अफस्पा है, जिस अफस्पा के द्वारा सुरक्षा बलों को स्पेशल इम्यूनिटी मिलती है। इसीलिए इस कानून का नाम स्पेशल आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर, यानी कि उनके पास विशेष शक्ति है जिसमें उन्हें अब किसी प्रकार की जवाबदेही से मुक्त रखा गया। यानी वो केवल मेयर सस्पिशन, मात्र संदेह के आधार पर किसी को शूट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दूसरा काम वो क्या कर सकते हैं, यानी किसी बिल्डिंग को भी वो ध्वस्त कर सकते हैं। तो क्या कानून का यह रूप आज रेलिवेंट दिखाई पड़ता है? क्यों ना हम उनकी जवाबदेही को निर्धारित करें। तो ये एक नैतिक मुद्दा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, और इस एडिटोरियल में भी यह बात कही गई है। तो हम यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है समाचार? नागालैंड में 14 नागरिकों की मृत्यु, और मुद्दा बनता है यहां पर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा एक संवैधानिक नफरत है। ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी देखिए क्या लिखा कि जो भी क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एबोमिनेशन। एबोमिनेशन को घृणा भी कहते हैं। द डेथ ऑफ वन सोल्जर इन नागालैंड, यानी कि एक सिपाही को, एक सैनिक को मार दिया गया। तो दिखा रहा है कि लोग नफरत करते हैं अफस्पा से, याद रखिएगा। तो ऐसे में इसे बहुत पहले निरस्त कर देना चाहिए था, यह मुद्दा बनाया गया। यानी ये
इसके प्रति वहां के लोगों में घृणा है। और हम लोगों ने पीछे भी पढ़े हुए मुद्दे, तो बहुत गहराई से यहां समझिएगा। बहुत मतलब मैंने बारीक बारीक पॉइंट यहां उठाए हैं। इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम GS फॉर एथिक्स, एक बार बताइए 100% पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यूनिट 1 नीति शास्त्र और मानवीय संबंध में, और यूनिट 6 लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विधि यानी लॉ। अफस्पा एक लॉ है, और जिस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने के बारे में सुरक्षा बलों को इम्यूनिटी प्राप्त है, उसे नैतिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो मात्र संदेह के आधार पर फायर भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ कोई बिल्डिंग को ध्वस्त भी कर सकते हैं, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी कोई जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है। तो इससे क्या हम स्थानीय लोगों के हृदय में अपना बेहतर स्थान बना पा रहे हैं, जहां पर पहले से ही पृथकतावाद और अलगाववाद की भावनाएं हैं, जिन्हें बाहरी शत्रु देश बढ़ावा देते रहते हैं। और आपने एग्जाम्पल में देख भी लिया, क्या देख लिया कि यानी हार्नबिल फेस्टिवल चल रहा था, वहां की 17 जनजातियों ने हार्नबिल फेस्टिवल से अपने आप को वापस कर लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना संवेदनशील है। इसलिए इस पर नैतिकता की दृष्टि से विचार करना तार्किक है। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। विधि, शासन, सुशासन और नैतिक शासन। तो मैंने बता दिया, नैतिक शासन का मतलब होता है कि विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ स्थापित करना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ द लॉ बनाने के लिए किसी ऐसे कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए। मेरे शब्दों को पकड़िएगा, चाहिए मैं बार बार इस्तेमाल करूं, नीति शास्त्र में यही भाषा चलेगी। चाहिए, जिससे कि मानवता के कल्याण की बजाय मानवता का नरसंहार हो। ध्यान रखिएगा, यानी आम नागरिकों का इस प्रकार से संहार हो। तो यह हो गया आपका एक टॉपिक। आई होप आप क्लियर हो गया कि नैतिक शासन में आप अफस्पा को जरूर लाएंगे जब भी आप कोई प्रश्न लिखेंगे, क्योंकि यूपीएससी उदाहरण से ही इथिक्स में आपको आगे बढ़ाता है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और इस टॉपिक में मैं इंटरनल सिक्योरिटी इसलिए लेकर नहीं आया, क्योंकि 2-3 दिन मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पे काफी बातचीत अफस्पा को लेकर के कर ली है। आज एथिकल मुद्दे पर ही बातचीत करने वाला हूं। 2017 का क्वेश्चन देखिए, विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली इंट्रेंस्ड मोरल वैल्यू, सामान्यतः साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना, यानी अगर हम नैतिक मूल्य और दायित्व को साझा नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे सबके साथ, तो ना तो कानून, पढ़िएगा इधर देखिए, अगर हम ना तो कानून पकड़ लीजिए अपना यही है, ना तो लोकतांत्रिक सरकार और ना ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से काम कर पाएंगे। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समकालीन समय के उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए, यानी क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें नैतिक मूल्यों और दायित्वों को एक दूसरे के साथ साझा करना है। इसका मतलब है आम नागरिकों को एक दूसरे के साथ, प्रशासन को नागरिकों के साथ, और प्रशासन में सुरक्षा बल भी शामिल है। प्रशासन में सुरक्षा बल भी शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर ये सुरक्षा बल अपने मूल्यों, नैतिक मूल्यों और दायित्वों को साझा नहीं करेंगे और नागालैंड जैसी घटनाएं घटित होंगी, मात्र संदेह के आधार पर इतने बड़े स्तर पर हत्या हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कानून, याद रखिएगा क्या है, कानून चल नहीं पाएंगे, यानी कानून ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर से समझिएगा कि अगर हम नैतिक मूल्यों और दायित्वों को साझा नहीं करते हैं तो कानून जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात आप लिखिएगा कि आंसर फॉर्मेट में नागालैंड में मोन जिले में घटित घटना, आपको पता ही बताने की जरूरत नहीं, घटित घटना क्या कहती है, घटित घटना, और इसके बाद अफस्पा को हटाने की मांग, हर जगह से हो रही हटाने की मांग, यह कहीं न कहीं इस बात को प्रमाणित करती है, प्रूवन करती है। किसको प्रमाणित करती है? कि अगर आप मूल्यों को साझा, यानी प्रशासन
मूल्यों को साझा नहीं करेगा स्थानीय लोगों के साथ, तो क्या होगा, यानी कानून ठीक से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर कानून का हमने बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो आज उस कानून को हटाने की मांग हो रही है। समकालीन समय के उदाहरण यानी अफस्पा के उदाहरण के द्वारा आप अपनी बात को प्रूफ करिए। 100% समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बूंद बूंद से सागर हमें भरते हुए चले जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, हो सकता है किसी के मन में एक बारीक सा पॉइंट उठे कि सर जो लोग, अरे यार क्या हो गया, नहीं समझ, अच्छा ठीक है, हो सकता है किसी के मन में एक छोटा सा प्रश्न उठे, और वह प्रश्न क्या उठे, ध्यान रखिएगा। किसी के मन में एक छोटा सा प्रश्न उठ जाए और वो प्रश्न ये उठ जाए कि सर नीति शास्त्र पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं लोक प्रशासन, तो लोक सेवाओं में तो हम सैन्य सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं। बिल्कुल सत्य बात, लोक सेवाओं में हम सैन्य सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन लोक सेवाओं में याद रखिएगा अर्धसैनिक बल शामिल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेना अलग है, अर्धसैनिक बल अलग है, इसको आपको लेकर के चलना है, ठीक है। तो बारीक चीज है, तो इसलिए यहां पर सीधा सीधा आएगा। अब इसके बाद आता है 2015 का क्वेश्चन, केवल कानून का अनुपालन ही काफी नहीं। देखिए गजब, अ मेयर कंप्लायंस विद लॉ इज नॉट इनफ, यानी केवल कानून का अनुपालन ही काफी नहीं। लोक सेवक में मैंने इसीलिए पहले बता दिया कि जो अर्धसैनिक बल हैं ये लोक सेवक में आएंगे। अर्धसैनिक बल याद रखिएगा, केवल सेना नहीं आती है, बस जो अर्धसैनिक बल हैं लोक सेवक, चूंकि इनके हेड कौन होते हैं, कोई आईपीएस अधिकारी होता है ना, आईपीएस अधिकारी तो होता है, तो आईपीएस अधिकारी कौन हो गया, लोक सेवक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो केवल और इनका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, जो कमांडेंट होते हैं बीएसएफ और ये सब, वो सारी चीजें कौन कराता है, यूपीएससी कराती है ना, ठीक है। तो केवल अनुपालन, कानून का अनुपालन ही काफी नहीं लोक सेवक में, यानी कानून का अनुपालन का मतलब होता है अफस्पा को लागू करके और अपनी ड्यूटी निभाना है। कह रहा केवल यही पर्याप्त नहीं, अफस्पा को लागू करना ही काफी नहीं, लोक सेवक में अपने कर्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है। यानी जो भी लोक सेवक होते हैं जनता से जुड़े हुए काम करते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए, वहां की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, उनके अंदर एक संवेदना होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, स्थानीय लोगों के हितों को प्रभावित किए बिना अपने कार्य को अंजाम दे सके। हो गया, आई होप आप प्रश्न को समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप सहमत हैं, तो आप लिखेंगे यस, हां सहमत है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से उनकी संवेदन शक्ति नहीं होगी और वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो कभी भी नागरिक समाज, जनता और प्रशासन के बीच में संबंध बनेगा नहीं अच्छा वाला, और बनेगा नहीं तो कभी भी गुड गवर्नेंस की संकल्पना आगे आएगी नहीं, कानून का शासन स्थापित होगा नहीं। तो बिल्कुल आप सहमत हैं, इन्हीं जो मैंने पॉइंट बताए, इन्हीं तर्कों के आधार पर आप कह दीजिए भैया हम सहमत हैं। अब आइए मजेदार, उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, यानी एक पार्ट तो खत्म हो गया, उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए 100% यहां इंटरलिंक करने जा रहा हूं अफस्पा को। कृत्य नैतिकता सही है परंतु वैध रूप से सही नहीं है। कृत्य नैतिकता सही है परंतु लीगली गलत है, तो इसको मैं बाउंड कर रहा हूं, इसमें कोई और पॉइंट आएगा। दूसरा, कृत्य वैध रूप से सही है, लीगली, याद रखिएगा, एन एक्ट इज लीगली राइट, परंतु नैतिकता सही नहीं है, बट नॉट एथिकली। यानी कह रहा है कि एक उदाहरण के द्वारा बताइए, यानी कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसा एग्जाम्पल लेकर के आइए जिससे आप हमें, यानी कॉपी चेक करने वाले को समझा सकें। क्या समझा सकें? आप उन्हें समझा सकें कि काम किया गया जो, यानी जो एक्शन लिया गया वो एक्शन लीगली तो सही है परंतु एथिकली नहीं। तो हम कहेंगे उदाहरण, अब आप बताइए ना,
क्या कह रहा है, क्या उदाहरण बताइए, उदाहरणों की सहायता। एथिक्स माने एग्जाम्पल, एग्जाम्पल माने द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, उदाहरण। तो आप क्या लिखेंगे, कृत्य वैध रूप से सही है, एंड एक्ट इज लीगली राइट। तो आप कहेंगे यस, जो असम राइफल्स ने किया है, AR ने जो किया है, वो अफस्पा के आधार पर उनको शक्ति थी, इसके आधार पर किया। तो असम राइफल्स का नागालैंड में फायरिंग करना लीगली राइट था, क्योंकि अफस्पा के द्वारा उन्हें वो लीगल राइट मिले हुए थे, बट नॉट एथिकली, बट वो नैतिक रूप से सही नहीं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। भूल से एक नागरिक की मृत्यु हो सकती, 14 के 14 की नहीं। अब आप सोचिए कितनी बारीकी की जरूरत है आपको इस एग्जाम में, यूपीएससी में। अदरवाइज आप खुद विचार करिए, ये एग्जाम्पल्स कहां से आएंगे। उदाहरण कह रहा है तो उदाहरण कहां से लाएंगे, किस एथिक्स की बुक में, इंडिया के किस, बच्चे पूछते हैं सर एथिक्स किस किताब से पढ़ने, मैं कहता हूं कौन सी किताब बताऊं। मार्केट में कोई भी किताब, ना इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम, जो यूपीएससी को एथिक्स में छू भी सके, जो छू भी सके। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूं भाई, ठीक है ना, क्योंकि तर्क, लोकतंत्र, पता चला कि सुनाई दे। एक दिन मैंने बोल दिया कि मैं हिंदी माध्यम के लिए बड़ा प्रतिबद्ध हूं, और एक्चुअल में वो रिजल्ट बदलेगा तो देखिएगा 2-4 साल में इसी पैटर्न बदलेगा, अदरवाइज बदलने की संभावना नहीं। अब कुछ बच्चे लग गए कमेंट करने कि वो जो है एक बहुत बड़ी कोचिंग है, वो जो है हिंदी मीडियम के लिए बहुत करती है, लेकिन बोलती तो नहीं, सुनील सर तो बहुत बोलते हैं। अरे क्यों ना बोलें, अगर मुझे 10 बच्चा 100 बच्चा जो एकदम फॉलो कर रहा है, उसको पता है कि इस पैटर्न से निकलेगा, तो उसे मुझे लगातार मोटिवेट करते हुए बोलते रहना पड़ेगा कि निकलेगा तो इसी पैटर्न से, अन्यथा संभव नहीं। सीटें बहुत कम है, 750। अपनी अपनी कैटेगरी भी नोटिस कर लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और यह भी नोटिस करिए कि पढ़ने वाले बच्चे इंडिया के कैसे कैसे, किस किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके ऑप्शनल, उनके टीचर, उनके कंटेंट कंपेयर करिए आप, तो शायद आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन बड़ी अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए हो गया, पॉइंट इज क्लियर 100%। यह प्रश्न एक बार बताएं, आनंद आया कि नहीं। आपको पूछ रहा है एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। पहले इसको बताइए और फिर इसको बताइए। एन एक्ट इज लीगली राइट, काम तो लीगली सही है, परंतु नैतिक रूप से सही नहीं है। तो नैतिक रूप से क्या सही नहीं, बिल्कुल इस प्रकार का एक्ट, आपके पास पावर है, इम्यूनिटी है, अफस्पा के द्वारा अर्धसैनिक बलों के पास, यानी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उनके पास स्पेशल पावर है, लेकिन पावर होने के साथ आप एथिकल, यानी यहां पर अगर आपके पास इम्यूनिटी है तो इसका यह मतलब नहीं कि देश काल और परिस्थिति में आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। गलत करेंगे तो यह नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं है। यह बात 100% प्रूव होती चली गई है। मॉडल क्वेश्चन कोई बनाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये एग्जाम्पल में काम आ रहा है। मामला आपको पता हो गया, वही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। बस हिंसा, ये वो जो भी होता है अफस्पा सेना के लिए। अब यहां पर 1-2 पॉइंट तर्क में रखे गए जो बड़े ही अच्छे, यानी ये कहा गया जो अफस्पा है, जो आर्मी है, यहां पर उन्होंने सेना के लिए कहा है, लेकिन हम इसे अर्धसैनिक बलों के लिए भी लेंगे, आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए भी लेंगे इंडिया के। अब आप देखिएगा, यानी ये कहा, देखिए कितना बढ़िया कि यानी ये आर्म्ड पुलिस फोर्स जो भी है हमारी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सेना दोनों के लिए अच्छी नहीं है। अफस्पा बड़े अच्छे तर्क से प्रूव किया गया। पहला क्या प्रूव किया गया है, फर्स्ट, यानी कि क्यों अच्छी नहीं है। अफस्पा सेना के लिए अच्छा नहीं रहा, यानी क्यों नहीं अच्छा रहा। फर्स्ट, आपने उनको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रदान कर दी है, व्यापक उन्मुक्ति प्रदान कर दी है। तो ऐसे में जब वो क्या करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करते हैं, उग्रवाद विरोधी अभियान करते हैं, याद रखिएगा, तो फिर क्या हो जाता है, उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो विकृत हो जाती है, खराब हो जाती है। यानी कैसे, उनको ये पता होता है कि हमने तो केवल अब सूचना मिल गई, अटैक करना है, वो सामने वाले पक्ष के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। इसका मतलब है, लेखक यहां कहना चाह रहे हैं कि इससे सेना की स्ट्रेटजी बनाने की कला कमजोर हो रही, क्योंकि वो
पूरा पावर के साथ जाते हैं कि हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं, बस हमने जो समझ में आया वही करना वहां पे। एक चीज हो गया। दूसरा कहा गया है कि जो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी मिली हुई है अफस्पा के द्वारा, यानी इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, तो ये जो वाइडर इम्यूनिटी बड़ी है, इसके कारण जो फोर्स की प्रोफेशनलिज्म है वो भी कमजोर होती है। फिर ये प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं करते हैं। प्रोफेशनल का मतलब कि डिमांड के अनुकूल सप्लाई, इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। ये क्या करते हैं, अब इनके पास इम्यूनिटी है, कोई जरूरत नहीं, बपौती टाइप का काम हो जाता है। यहां ये कहना जा रहा है ये तो हमारी संपत्ति है भाई, चलो जो मर्जी हो कर लो, प्रोफेशनलिज्म। तीसरा कह रहे हैं कि ये अफस्पा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फेडरलिज्म की जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके भी अगेंस्ट है। संघवाद की दृष्टि से भी ये उचित नहीं है। संघवाद कैसे नहीं है, कल मैंने बताया था, परसों भी मैंने बताया था कि अफस्पा का जो सेक्शन 3 है, तो वो बताता है कि अफस्पा कैसे लगाया जाएगा। तो बताता है कि राज्यपाल और केंद्र, यानी ऑब्वियस है राज्यपाल केंद्र के द्वारा ही नियुक्त हो रहा है, तो यानी इसमें केंद्र की भूमिका है और एक राज्य में कि कौन सा क्षेत्र अफस्पा के तहत आएगा। तो यह कहीं ना कहीं संघवाद को भी कमजोर करता है। तो ये 3 रीजन है जिसके आधार पर इसे कहा गया कि अच्छा नहीं है। हो गया। अब यहां लिखा हुआ सुनील सर की कलम से फिर कुछ बातें रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। अनुशासन का अर्थ है सफलता, अराजकता का अर्थ है विनाश। निबंध आया था ना, अनुशासन का अर्थ है सफलता, अराजकता का अर्थ है विनाश। तो इसका मतलब है कि आप जब इस निबंध को लिखें तो आप इस घटना को, नागालैंड के मोन में असम राइफल्स का जो ये कृत्य है, इसे आप एग्जाम्पल के रूप में यहां लिखें कि सैन्य बलों में अनुशासन की कमी हुई और